मुफ्तखोरी हमारे देश में फैली एक ऐसी महामारी है जिसकी गिरफ्त में भारत का अधिकांश हिस्सा है और ये महामारी किसी अफीम की पुड़िया जितनी ही घातक है। एक बार लत लग गई तो उससे निजात पाना उतना ही मुश्किल। मुफ्तखोरी, जिसे आसान शब्दों में हम फ्री बीज भी कह सकते हैं, इसमें कई तरह की चीजें समाहित हैं, जैसे फ्री बिजली, फ्री गैस कनेक्शन, मुफ्त के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मुफ्त राशन। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज का कार्यक्रम विश्लेषण, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है हमारे देश में मुफ्त राशन की कहानी और कहां गुम है रोजगार के अवसर। केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत करीबन 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये बात खुद केंद्र सरकार कह रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया है और कोर्ट ने पूछा कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन मिलने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। सरकार ऐसे श्रमिकों के लिए क्या कर रही है, विस्तृत चर्चा करेंगे इसी विषय पर, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने सरकार से सीधे सवाल पूछा कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। इस पर केंद्र की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब केवल करदाता यानी टैक्स पेयर्स ही हैं जो इस योजना के बाहर हैं। दरअसल ये पूरा मामला राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की मांग है कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। इस मामले पर अब तक जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ सुनवाई कर रही थी। बेंच ने 4 अक्टूबर को आदेश दिया कि ऐसे सभी व्यक्ति जो एनएफएसए के अनुसार राशन कार्ड के लिए पात्र हैं और संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी पहचान की गई है, उन्हें 19 नवंबर से पहले राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए। 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उनका दायित्व केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनिवार्य व्यवस्था के तहत राशन कार्ड प्रदान करना है, इसलिए वे कानून में प्रदान की गई ऊपरी सीमा का उल्लंघन करते हुए राशन कार्ड नहीं प्रदान कर सकते। इसके बाद 9 दिसंबर की सुनवाई के दौरान वकील भूषण ने कहा कि राशन कार्ड देने का आधार अभी भी 2011 की जनगणना है। यदि जनगणना 2021 में की गई होती तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती, क्योंकि केंद्र वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, हमें केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन नहीं करना चाहिए। मुफ्त राशन की योजना कोविड के समय से है। उस समय इस अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाले संकट को देखते हुए ये निर्णय लिया था, लेकिन सरकार 2013 के अधिनियम से बंधी हुई है और वैधानिक योजना से आगे नहीं जा सकती। हालांकि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 50 के दशक में हुई, जब तत्कालीन मद्रास राज्य, जिसे आज तमिलनाडु कहा जाता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री के कामराज ने 1956 में की थी। तब राज्य भर के स्कूलों में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना के नाम से मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से देश में नकदी, सोने के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घरेलू चीजें मुफ्त में देने का चलन शुरू हुआ। इसके पीछे तब मकसद अल्पकालिक चुनावी लाभ उठाने पर था, लेकिन साल दर साल इसमें बदलाव आते गया और राज्य चुनाव जीतने के इरादे से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने लगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी समेत राशन और भोजन भी शामिल है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर कोई नया नहीं है। अभी आपने देखा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। चुनावी साल में लगातार ऐसे वादे होते रहते हैं और कई तरह के वादे सरकार द्वारा या बनने वाली सरकार के द्वारा जनता के सामने किए जाते हैं।
आखिर क्या कुछ है इस फ्रीबीज के मायने, चलिए हम इस पर बातचीत करेंगे एक्सपर्ट से। मेरे साथ है इस वक्त रविंद्र ब्रह्मे जी, जो अर्थशास्त्री हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस विषय से रिलेटेड हमारे लिए विश्लेषण निकलकर सामने आता है। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, ये फ्रीबीज क्या होता है, हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में कुछ बताएं। देखिए, हम हर उस चीज़ को फ्रीबीज कह सकते हैं जिससे कि लोगों की उत्पादकता है, या उत्पादकता को हम कहें कि जो उनमें किसी प्रकार की कैपेबिलिटी नहीं क्रिएट करती है ना, उनको काम के लिए प्रेरित नहीं करती है और किसी प्रकार से उससे इनकम जनरेट नहीं होती है। तो ये समग्र रूप से यदि उस कोई ऐसी चीज़ उनको दी जा रही है जो उनकी उत्पादकता जो यदि बढ़ाए, तो वो उसको हम जो है फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं रखेंगे। कुछ वेलफेयर स्कीम हो सकती हैं जो कि कल्याणकारी हों, पर जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो खासकर चुनावी दौर होता है उसमें बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की जाती हैं जो एक समुदाय के विशेष समुदाय को लक्षित करके की जाती है और जिसका कि प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था में को मजबूत करने में और अर्थव्यवस्था के उन्नयन में या अर्थव्यवस्था की जो इनकम है उसको बढ़ाने में नहीं योगदान होता है, उनको हम फ्रीबीज की श्रेणी में रख सकते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि इनकम की श्रेणी से अलग हटकर कुछ सामान हम उसे फ्रीबीज की श्रेणी में रख सकते हैं। इसमें हम देखें कि साल दर साल कुछ बदलाव आए हैं, जैसा कि मिड डे मील से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और भी चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं। समय के साथ इसमें बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो बहुत पहले जो शुरुआत हुई थी और स्कूलों में खासकर खाद्यान्न देने की जो बात थी, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक वेलफेयर स्कीम है कि आप बच्चों को या जो लैक्टिंग मदर्स हैं या जहाँ पर कुपोषण हैं वहाँ पे हम यदि उनको खाद्यान्न दे रहे हैं तो ये तो एक वेलफेयर स्टेट को करना चाहिए और ये वेलफेयर स्टेट का काम भी है करने के लिए। पर ऐसी स्कीम जैसे मैंने आपको बताया, मैं अब उसमें विशेष स्कीम को नहीं जोड़ के कहूँगा कि ये स्कीम आपकी जो है फ्री बेस की श्रेणी में आती है और ये स्कीम आपकी फ्री बेस की श्रेणी में नहीं आती हैं, पर हम खुद उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि जितनी सरकारों की स्कीम चल रही हैं क्या उनसे लोगों की किसी कुशलता में वृद्धि हो रही है या उनकी कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो और उनका जो है वो अर्थव्यवस्था में अपने कुछ योगदान दे पा रहे हैं। तो ये आपकी स्कीम जो होगी वो उसको हम फ्री बेसिक श्रेणी में नहीं रख के एक जो कल्याणकारी राज्य का काम है उसको हमें रखना पड़ेगा। तो ये एक हमें काफ़ी समय से इसमें चर्चा हो रही है, इवन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी बातों को ध्यान में लाया है कि इस प्रकार की स्कीम नहीं होनी चाहिए जो कि राज्य के जो खजाना है, राज्य का जो कोषालय है उस पर एक बर्डन हो। और जहाँ तक लोगों के वेलफेयर का संबंध है और तो ऐसी स्कीम हो जिसकी कि वास्तव में जो लक्षित वर्ग है, यदि जो कि वीकर सेक्शन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके लिए कोई स्कीम यदि लाई जाती है तो ये एक वेलफेयर स्टेट का काम होगा और इस प्रकार की स्कीम अच्छी स्कीम होंगी और इसके अलावा जो स्कीम हैं वो फ्रीबीज की श्रेणी में आएंगी। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है मुफ्त राशन की प्रासंगिकता आज के डेट में क्या है? देखिए, एक ज़रूर ऐसा वर्ग है, जैसे अभी बात हुई और ख़ासकर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी जो लाया गया था 2013 का जो एक्ट है उसमें भी ये प्रावधान रखा गया है कि जो है ख़ासकर जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं जहाँ पर कि कुपोषण बहुत ज़्यादा है और कुपोषण को देश से दूर करने के लिए और साथ ही साथ जो कि कोई यदि गरीब वर्ग हैं उनको लक्षित करके ये हमारे यहाँ
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था कि वो कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं रहना चाहिए, देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। ये लक्ष्य करके इस स्कीम को हमारे देश में लाया गया था और इसमें ये रखा गया था कि केंद्र ने कहा कि भाई आप जो खाद्यान्न है वो तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वहाँ से ले सकते हैं, प्रत्येक राज्य ले सकता है, और किन को देना है, कौन लाभार्थी कौन होगा, बेनिफिशरी कौन होगा, उस एक्ट के अंदर ये रखा गया कि राज्यों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लाभार्थियों का चयन करें और उसके तहत ये जो हमारे यहाँ जो खाद्यान्न का जो कार्यक्रम है लोगों को उपलब्ध कराने का, ये अभी देश में चल रहा है। अचानक से आज हम राशन कार्ड के बारे में क्यों बात करने लगी? जैसे हमारे लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड डेली लाइफ का हिस्सा है, उसी तरह राशन कार्ड भी। लेकिन सभी कार्ड्स में समय दर समय बदलाव किया जाता रहा है और अब राशन कार्ड में भी बदलाव किया जा रहा है, जिसके कारण कई लोगों के नाम अब मुफ्त राशन से हटाए जा सकेंगे। यही वजह है कि ये पूरा मामला एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। क्या होंगे बदलाव, डालते हैं एक नजर। देश के करोड़ों लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। सरकारी योजना के जरिए लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन अचानक केंद्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत कई लोगों के नाम मुफ्त राशन से हटा दिए गए हैं, यानी इन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय की ओर से राशन कार्ड धारकों के नियमों में किए गए बदलाव का असर आने वाले साल यानी साल 2025 में देखने को मिलेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही कई लोगों के नाम इस लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। ऐसे में मुफ्त राशन लेने वालों के लिए ये बड़े झटके की तरह होगा। बताते चलें कि देश के अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड जारी करने को लेकर अलग अलग नियम चल रहे हैं। हालांकि केंद्र की ओर से कुछ नियम तय किए गए हैं और सभी राज्य के राशन कार्ड धारकों को इन नियमों का पालन करना होता है। इसी नियम के तहत नया बदलाव भी किया जा रहा है। इसमें सरकार की ओर से कुछ राशन कार्ड धारकों को इस लिस्ट से अलग किया जा रहा है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जिन राशन कार्ड धारकों के पास 4 पहिया वाहन है, उनके नाम अब कार्ड में शामिल नहीं किए जाएंगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही उनके नाम हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन लोगों को मुफ्त राशन का सपना भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में शामिल है और उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि उनके पास आधार और ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो उनका नाम भी आने वाली लिस्ट से हटा दिया जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से जिनका नाम शामिल किया गया है, उनकी लिस्ट आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी सिलसिले में चलिए अब हम बात करते हैं राशन कार्ड की, कि आखिर राशन कार्ड में ये जो बदलाव किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ब्रह्मे सर किस तरीके से आप इस राशन कार्ड में बदलाव को देख रहे हैं? देखिए, राशन कार्ड के लिए तो उन्होंने जो आपकी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसमें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने एक टारगेटेड ग्रुप रखा, लक्षित वर्ग है कि इनको खाद्यान्न मिलना चाहिए, खाद्यान्न की उपलब्धता होना चाहिए इन लोगों के लिए। और जो उसमें ये बात कही गई है कि जो लाभार्थी आप स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य तय करेगा, तो हर राज्य ने जो अपने लाभार्थी का जो चयन किया है और कई प्रकार के उन्होंने राशन कार्ड दिए हैं, चाहे अंत्योदय के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, और जो है एपीएल के लिए उन्होंने अलग राशन कार्ड को बनाया है। और अभी इसमें एक मुद्दा ये भी आ रहा है, खासकर कोरोना के समय से ये मुद्दा आया था कि कई जो श्रमिक हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ पर अपनी जो है माइग्रेटेड वर्कर के रूप में काम करते हैं, तो उनको वहाँ पे इस योजनाओं का जो योजनाएं हैं इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये कहा गया कि भाई चूँकि ये बात है कि लाभार्थी का चयन चूँकि राज्य कर रहा है और मान लीजिए इस राज्य से कोई दूसरे राज्य में जा रहा है काम करने, तो वो राज्य वहाँ पर उनको लाभार्थी नहीं मान रहा है। तो अभी जो स्कीम इस प्रकार से होना चाहिए कि यदि कोई एक व्यक्ति देश में यदि वो वास्तव में लाभार्थी है तो वो देश के किसी भी कोने में लाभार्थी होना चाहिए,
और अभी तो आजकल आधार कार्ड के माध्यम से सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, तो उसको खाद्यान्न दूसरे राज्य में भी उपलब्ध होना चाहिए। और ये संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि इसको वो किस तरीके से इसको कार्यान्वित करते हैं कि जो ज़रूरतमंद है, जिसे वास्तव में खाद्यान्न की आवश्यकता है, उसे खाद्यान्न की उपलब्धता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। विस्तृत रिपोर्ट में आपने अभी देखा राशन कार्ड और उससे जुड़ी समस्या। चलिए बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सीधे सवाल किया है, और वो है रोजगार का मुद्दा। 81 करोड़ लोग जो मुफ्त में राशन पा रहे हैं, उनके रोजगार के क्या विकल्प हैं? क्या कहते हैं वर्तमान आंकड़े? आइए समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय G20 के सभी देशों में सबसे कम है। बेरोजगारों की फौज बढ़ने के साथ साथ भारत में आर्थिक असमानता भी बढ़ते जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2011 में कार्यशील आबादी जो 61% थी, वो साल 2021 में बढ़कर 64% हो गई है। यही साल 2036 में 65% होने का अनुमान है। लेकिन युवा जो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आर्थिक गतिविधियों में इनकी हिस्सेदारी घटकर 37% हो गई। LPR की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 107.3 करोड़ आबादी है जो कार्य करने योग्य थी, जिसमें लगभग 55 करोड़ पुरुष हैं और 52 करोड़ महिलाएं। इसमें से केवल 62.9 करोड़ आबादी कार्य बल में शामिल थी। इन आंकड़ों के अनुसार 44.4 करोड़ आबादी किसी भी तरह के आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं थी। आंकड़ों से साफ जाहिर है कि आज भी चाहे सरकारें कितनी भी योजनाएं चलाएं, कितनी भी सुविधाएं प्रदान करें, बेरोजगारी की ये दर भारत की अर्थव्यवस्था पर हावी है। चलिए बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी ओर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान आकर्षित किया है, यानी कि रोजगार के मुद्दे पर। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सवाल किया है कि आखिर मुफ्त राशन बांटने की योजना, यानी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजनाएं केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चला रही हैं, लेकिन कि इनके लिए रोजगार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए हम ब्रह्मे सर से जानते हैं। सर, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो हमने रखा है कि विकसित भारत का जो परिकल्पना रखी है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, और हमारा देश भी जो है एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये अर्थव्यवस्था के विकास में अभी ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में रोज़गार को देखा जा रहा है, और सरकारों का ध्यान भी इस ओर है कि रोज़गार हम कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए जो बहुत सारी जो जिसे कहें कि स्किल डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि यदि युवा हैं और युवाओं ने जो यानी शिक्षा जो प्राप्त की है, पर यदि उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई कौशल नहीं है, तो वो रोज़गार उनको उपलब्ध नहीं हो पाता। क्योंकि आप देखें सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी की दर है वो शिक्षित बेरोज़गारों में है। और दूसरी तरफ ये चीज़ भी आती है कि कई सर्वे जो आते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे सर्वे आते हैं, वो ये बताते हैं कि यूथ जो है जो निकल रहा है पढ़ के, चाहे इंजीनियरिंग से भी निकल रहा है या मैनेजमेंट से निकल रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज से, वो भी एम्प्लॉयबल नहीं है। यानी उनको रोज़गार में उनकी जो ज़रूरत है, इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, उस हिसाब से रोज़गार नहीं है। तो ये एक जो विरोधाभास है कि एक तरफ जो कुशल मजदूर नहीं मिल रहे हैं और एक तरफ जो है हमारे पास युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा देश एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है, पूरी दुनिया में अकेला देश। तो ये ज़रूरी है कि युवाओं में किस प्रकार से कौशल निर्माण हो, और ये बड़ा लक्ष्य इसके साथ विकसित भारत के साथ जो नई चीज़ आई है, जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको ध्यान में रखकर कौशल निर्माण किस प्रकार से करें युवाओं में, ये एक उसका एक अभिन्न अंग इसको बनाया गया है। अभी इसके जो प्रभाव होंगे वो आगे आने वाले कुछ समय में इसके अच्छे प्रभाव होने चाहिए, यदि हम इसे बहुत अच्छे तरीके से लागू कर पाते हैं। तो ये आपने ठीक कहा कि सबसे बड़ी चुनौती अभी रोज़गार की भी है, और जो उत्पादक रोज़गार हैं, और ख़ासकर जो है जो कृषि क्षेत्र में जो जनसंख्या है,
और वहाँ पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है, उसका अंशदान आय में कम है। तो राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कि कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनको किस प्रकार से हम उद्योग के क्षेत्र में रोज़गार दे पाएँ, उनको किस प्रकार से हम सेवा के क्षेत्र में रोज़गार दे पाएँ, ये सबसे बड़ी चुनौती विकसित भारत के सामने है। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि बेरोजगारी की कई तरीके के प्रकार होते हैं, चाहे वो चक्रीय बेरोजगारी हो या और भी किसी प्रकार की बेरोजगारी, लेकिन एलपीआर की रिपोर्ट ने दावा किया है कि 44.4 करोड़ आबादी ऐसी है जो अभी तक किसी भी तरीके की आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है। यानी कि ये बेरोजगार जो है ये सीधे सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर भारत सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बनकर सामने आएगा। इससे निपटने के लिए सरकार को किस तरीके से कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही इस बात को कहा है कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती है, हमारे यहाँ देखिए एग्रीकल्चर का योगदान तो राष्ट्रीय आय में 19% का है, पर वहाँ पे जो श्रम लगा हुआ है वो लगभग 55% जो लेबर फोर्स आपने बताया, जो पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे होता है PLFR, तो वो सर्वे बता रहा है कि हमारे यहाँ कृषि का अंशदान कम हुआ है, पर वहाँ जो लोग रोज़गार में लगे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो विकास के साथ ये होता है कि और दूसरे देशों में भी, भाई विकसित देशों में तो 2% या 3% कृषि का आय में योगदान है, और साथ ही साथ रोज़गार में भी उतने ही लोग लगे हैं क्योंकि दूसरी क्षेत्रों में वहाँ लगे हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी चुनौती है कि हम किस प्रकार से जो है एक जो रोज़गार हम कैसे पैदा कर सकें, क्योंकि आप ये देखेंगे कि रोज़गार पैदा करने के लिए आपकी जो इकोनॉमी में जो एक जिसे हम कहें कि एक रफ्तार के साथ साथ समावेशिता होना चाहिए। तो आपको ऐसे भी उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा जहाँ पर कि जो ज़्यादा रोज़गार ज़्यादा लोगों को दे पाते हैं, चाहे मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, खासकर जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोज़गार लगे हुए हैं। तो और अभी पूरे देश में ये भी चल रहा है कि हम किस प्रकार से उद्योगों का जो योगदान है हमारी GDP में बढ़ा के 25% से ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कम है। तो बहुत सारी तमाम ऐसी स्कीम सरकार लॉन्च कर रही है, फिर भी रोज़गार के फ्रंटियर पे जो है चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ 12% से लगभग लोग जो है आपके संगठित क्षेत्र में हैं, बाकी लोग जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में ही रोज़गार में लगे हुए हैं। तो इससे हमें जो है एक किस प्रकार से इन लोगों को हमें रोज़गार देना